सु सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों। एक बार फिर से आप सभी का ऑनलाइन क्लासेस में मैं मनीषा हाइट स्वागत करती हूँ। आज के सेशन में बच्चों हम अपनी व्याकरण की जो बुक है, हिंदी 2 की जो बुक है, उसका बच्चों लेसन नंबर 16 अपठित गद्यांश अपठित अध्ययन करने जा रहे हैं बच्चों। प्रीवियस लेसन में हम लोगों ने पढ़ा था चित्र वर्णन। हमने चित्र वर्णन के बारे में सीखा था कि हमें चित्र को देखकर उसके बारे में कैसे लिखना है, क्या क्या नियमों का पालन करना है। हमने उसमें सीखा था बच्चों कि जो हम चित्र देख रहे हैं वर्तमान में, यानी उसी समय हम जो देख रहे हैं, हमें उसके बारे में उसी समय हमें लिखना होता है। और जो हम चीज देख रहे हैं उसको अपनी भाषा में, यानी सरल भाषा में हमको उसको लिखना था। बस हमें इतना सा ही उसमें करना था। आज के सेशन में बच्चों हम अपठित गद्यांश को सीखने जा रहे हैं। तो आप सब बच्चे रेडी हो जाइए कि अपठित गद्यांश किसे कहते हैं और इसको कैसे लिखा और कैसे समझा जाता है, वो हम आज इस अध्याय में, इस सेशन में सीखेंगे बच्चों। ठीक है, तो चलिए आज हम देखते हैं अपठित गद्यांश, जो हमारा अध्याय का शीर्षक है अपठित गद्यांश। हम पहले उसके कुछ नियम सीख लेते हैं बच्चों। जैसा कि अपठित मतलब होता है अर्थात जो पहले ना पढ़ा गया हो, यानी जो पैराग्राफ दिया हुआ है वो हमने पहले बुक में ना पढ़ा हुआ हो या हमने ना सुना हुआ हो। इसका पूरा अर्थ यह है गद्य का ऐसा अंश जो पहले ना पढ़ा गया हो, यानी पैराग्राफ जो हमने पहले नहीं पढ़ा है बच्चों, वो क्या कहलाता है? अपठित। अपठित गद्यांश यानी बिना पढ़ा हुआ। ओके, अपठित गद्यांश को करने से पहले कुछ ध्यान देने योग्य बिंदु इस प्रकार से हैं बच्चों। अपठित गद्यांश को ध्यान पूर्वक 2 बार पढ़ें। जब आपको कॉपी में दिया हुआ है, आपको पेपर में आता है कोई गद्यांश, तो कम से कम आपको उस पैराग्राफ को कम से कम आपको 2 बार को तो पढ़ना ही चाहिए और ध्यान से पढ़ना चाहिए। फिर उसके बाद बच्चों कठिन शब्द एवं मुख्य कथनों को रेखांकित करना चाहिए। आप क्या कर सकते हैं? कठिन शब्दों पर अंडरलाइन कर सकते हैं या कुछ ऐसे बिंदु जो आपको उसमें पैराग्राफ में दिए में, आप उसको अंडरलाइन भी कर सकते हैं बच्चों। उसके बाद बच्चों गद्यांश यानी जो पैराग्राफ है के आधार पर पूछे गए प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़कर संबंधित उत्तर ढूंढने चाहिए। हमें क्या करना है? फिर उसके बाद हमारे पास प्रश्न आ जाते हैं, उस जो हमारे पास पैराग्राफ है उसके प्रश्न आ जाते हैं, तो हमें उनको ध्यान से पढ़ना है और उसके आंसर उसी पैराग्राफ में ढूंढकर हमें लिखने होते हैं बच्चों। तो मुझे विश्वास है आपको अपठित गद्यांश का मतलब समझ में आ गया होगा, यानी पढ़ा हुआ नहीं, इससे पहले या पहले पढ़ा हुआ पैराग्राफ नहीं होता है, यह बिना पढ़ा हुआ पैराग्राफ होता है और उसके बारे में हमें जो प्रश्न पूछे जाते हैं हमें उसका आंसर देना पड़ता है बच्चों। तो चलिए हम शुरू करते हैं। ये आपकी बुक में दिया हुआ है बच्चों, ये गद्यांश आपको आपकी बुक में दिया हुआ है जो हम पढ़ रहे हैं आज। ओके, मैं पहले पढ़ रही हूँ, आप इसके आंसर्स फिर हम देखेंगे। जल्दी जल्दी सुनिएगा बच्चों। डाकिया घर घर चिट्ठियां पहुंचाता है। डाकिया मतलब पोस्टमैन। वह खाकी वर्दी और सिर पर टोपी पहनता है। खाकी मतलब ब्राउन ड्रेस पहनता है और सिर पर क्या पहनता है? वो कैप पहनता है, टोपी पहनता है। वह सुबह तैयार होकर अपने क्षेत्र के डाकघर में जाता है, यानी जहां उसकी ड्यूटी होती है उस एरिया में वो जाकर, क्षेत्र मतलब एरिया, मोहल्ले में जाकर वो जहां पर उसका डाकघर है, जहां उसका ऑफिस आता है, वहां जाता है और वहां जाकर क्या करता है वह पत्र पेटी से पत्र निकालकर डाकघर ले जाता है। और जहां जहां पर आपने देखे होंगे एक रेड बॉक्स बना हुआ होता है बेटा, उस बॉक्स में से जो जो लोग उसमें चिट्ठी डालते हैं उन चिट्ठियों को लेकर वो कहाँ जाता है? अपने मेन ऑफिस जाता है। वो बॉक्स में से निकाल कर ताला खोलता है, उस बॉक्स में से सारे लेटर्स निकालता है और कहाँ चला जाता है? अपने मेन ऑफिस में चला जाता है, डाक ऑफिस चला जाता है। वह हर पत्र को पार्सल पर मोहर लगाकर उन्हें बड़े बड़े थैलों में बंद करके दूसरे स्थानों पर भेजता है। और क्या करता है? जैसे कोई लेटर है, पार्सल से, उन सब पर अपनी सील लगाकर
सब जगह जहां जहां एरिया के हैं वहां वहां एरिया में उनको भेजता है। दूसरे स्थानों से जो डाक बड़े बड़े थैलों में आती है, उनसे वह अपने क्षेत्र की चिट्ठियां, पार्सल तथा मनी ऑर्डर छाड़कर इकट्ठे करता है। जिस तरह से वो भेजता है, उस तरह से दूसरे लोग भी उसके एरिया की जो चिट्ठियां हैं वो उनके पास भेजते हैं। तो वो क्या करते हैं, उन चिट्ठियों को, पार्सल्स को, मनी ऑर्डर्स को अलग अलग कर कर उनके क्षेत्र में, यानी जिस मोहल्ले की है उस मोहल्ले में वो भेज देता है बच्चों। डाकिया बड़ा दयालु होता है। डाकिया क्या करता है, बहुत ही दयालु होता है। खुद साइकिल पर जाकर और घर घर जाकर सबके लेटर्स या पार्सल्स वो खुद देता है। वह अनपढ़ लोगों के पत्र भी लिख देता है। और वो क्या करता है, जो पढ़े लिखे लोग नहीं होते हैं ना बच्चों, उनको, जिनको लिखना नहीं आता है, उनके लेटर्स को भी वो पढ़कर, लिखकर उनको बता देता है। वह अपना काम पूरी सजगता से करता है। सजगता यानी इंटेलिजेंसी से करता है, और वो बड़े ध्यान पूर्वक, सजगता मतलब ध्यान पूर्वक अपने कार्य को करता है। तो बच्चों, ये एक डाकिया के ऊपर आपको पैराग्राफ दिया है कि डाकिया क्या क्या कार्य करता है। अब नीचे बच्चों जो रेड में दिया है वो आपको क्वेश्चंस दे रखे हैं इसके, है ना। जैसे कि उपयुक्त गद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने हैं। मैंने आपको बताया था कि ऊपर आपके पास पैराग्राफ आएगा और फिर उसके बाद उसके क्वेश्चंस आएंगे, हमें उसके आंसर देने होते हैं बच्चों। यहाँ पर क्या है, चिट्ठियां, डाकघर, पत्र पेटी, है ना, और पार्सल, बड़े बड़े थैले, ये सब इंपॉर्टेंट। चलिए हम अब आंसर देखते हैं इसके। क्वेश्चंस देखिए, पहला प्रश्न है, घर घर चिट्ठियां कौन पहुंचाता है। तो घर घर कौन चिट्ठियां पहुंचाता है हमें, डाकिया पहुंचाता है। इसका आंसर सामने लिखा हुआ है। फिर क्वेश्चन नंबर 2 है, डाकिया कैसी वर्दी पहनता है। तो ऊपर लिखा था ना खाकी, यस, डाकिया खाकी वर्दी पहनता है। तो आपको आंसर क्या लिखना है, खाकी। फिर है, डाकिया पत्र कहां से निकालकर डाकघर ले जाता है। डाकिया कहां से ले जाता है, पत्र पेटी से निकालकर डाकिया जो है डाकघर अपने पत्रों को ले जाता है। फिर डाकिया किन किन लोगों को पत्र लिखता है, जो अनपढ़ होते हैं, डाकिया उन लोगों के लिए पत्र लिख देता है। आया बच्चों, आपको एक पैराग्राफ दे दिया, उसके प्रश्न दे दिए, और हमें क्या करना है, उन प्रश्नों के उत्तर को ढूंढकर और वहां पर बच्चों उनको लिखना होता है। ठीक है। अब सेकंड पैराग्राफ भी देख लीजिए बच्चों, जो आपको इसी में दिया हुआ है अभ्यास कार्य में। यहां पर दिया है, भारत त्योहारों का देश है। यहाँ अनेक धर्मों को मनाने वाले लोग रहते हैं। सभी धर्मों के त्योहारों को यहाँ धूमधाम से बनाया जाता है। पैराग्राफ ध्यान से सुनिएगा बच्चों। धूमधाम पे अंडरलाइन कर सकते हैं आप, अनेक, त्योहार, इन पे आप अंडरलाइन कर सकते हैं। मेरा प्रिय त्योहार दिवाली है, आप यहाँ पर भी अंडरलाइन कर सकते हैं, दिवाली पर भी। इस दिन भगवान श्री राम 14 वर्ष का वनवास काटकर अयोध्या लौटे थे। इसको भी आप अंडरलाइन कर सकते हैं। उनके आने की खुशी में ही यह त्योहार बनाया जाता है। इस दिन लोग अपने घरों को रंग बिरंगी झालरों यानी लाइटों से और फूलों से सजाते हैं, अच्छी तरह से सजाते हैं। शाम को लक्ष्मी जी की पूजा के बाद स्वादिष्ट व्यंजन खाने और दोस्तों के साथ पटाखे जलाने में बहुत मजा आता है। ये एक पैराग्राफ है जो दिवाली क्यों बनाते हैं उसके बारे में हमें बताया गया है बच्चों। अब इसके प्रश्न देखो। भारत कैसा देश है, त्योहारों का देश है। भारत त्योहारों का देश है। फिर भगवान श्री राम का वनवास काटकर आए थे, आप सबको मालूम ही है, यस, 14 वर्ष का वनवास। तो आपको यहाँ पर 14 वर्ष लिखना है। फिर प्रश्न 3 है, इस दिन लोग घरों को किससे सजाते हैं, झालरों और फूलों से सजाते हैं। फिर बच्चों प्रश्न चौथा है, शाम को किसकी पूजा की जाती है, यस, लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है शाम को। ओके बच्चों, आपको, मुझे विश्वास है आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा बच्चों। नेक्स्ट चलिए हम चलते हैं। ये आप लोगों को अपनी बुक में ही करना है बच्चों, आपको इसको अलग से कॉपी में नहीं करना है। ओके, जो अलग से कॉपी में करना है वो मैं आपको अब बताती हूँ। ये आपको अपठित गद्यांश आपको मालूम है, ये आपको लिखना भी है और करना भी है।
जैसे मैं आपको बताती हूँ, ये एक पैराग्राफ है, एक पैराग्राफ में पढ़ रही हूँ, एक आप अपने आप पढ़ेंगे घर पे। ओके, जैसे कि यहाँ लिखा है, हाथी सबसे भारी भरकम पशु है। जंगली हाथी जहां भी जाते हैं सारा परिवार झुंड रूप में जाता है। असम में हाथियों का एक झुंड एक नए जंगल की ओर चला। उन्हें एक बड़ा सा तालाब दिखाई दिया। नहाने धोने, कीचड़ लपेटने और सूंड से फुहारे छोड़ने के लिए इस तालाब में बहुत पानी था। ये एक छोटा सा पैराग्राफ है बच्चों, ये आपको अपनी कॉपी में लिखना है। और फिर इसके बाद ये प्रश्न है, जैसे कि सबसे भारी भरकम पशु कौन सा है, तो आपको आंसर लिखना है, सबसे भारी भरकम पशु कौन सा है, हाथी है ना। तो आपको यहाँ पर हाथी लिखना पड़ेगा बच्चों। फिर जैसे लिखा है, हाथी सबसे भारी भरकम पशु है। फिर बच्चों दे दिया, हाथियों का झुंड किस राज्य में था, तो आपको पता है, जैसे पैराग्राफ में लिखा है, हाथियों का झुंड असम में था। हाथी झुंड में चलते हैं या अकेले, तो आपको आंसर लिखना है झुंड में। ये एक पैराग्राफ है बच्चों, इसका पीडीएफ आपके पास आएगा। नेक्स्ट दिन आपके आपके पास इसका पीडीएफ आएगा, जो आपको करना है अपनी कॉपी में। जैसे कि यहाँ लिखा है, गर्मी का मौसम था, एक तालाब में पानी कम हो रहा था। तालाब में बहुत सी किनारे एक बगुला रहता था। वह साधु का भरोसा वह साधु का भेष बनाए बैठा था। मन ही मन वह तालाब की मछलियों को खाने का उपाय सोच रहा था। ये एक पैराग्राफ है बच्चों। इसके क्वेश्चन है, तालाब के किनारे कौन बैठा था, तालाब के किनारे एक बगुला बैठा था। बगुले ने कैसा भेष बनाया हुआ था, बगुले ने साधु का भेष बनाया हुआ था। बगुला क्या सोच रहा था, बगुला मछलियों को खाने का उपाय सोच रहा था। तालाब के अंदर कौन रहता था, तालाब के अंदर मछलियां रहती थी। तो बच्चों, ये दो पैराग्राफ और दो आपके चार पैराग्राफ है ना। लेकिन आपको कॉपी में जो दो पैराग्राफ मैंने बाद में कराए हैं, वो आपको अपनी कॉपी में करने हैं, और जो बुक का पैराग्राफ है वो बुक में ही करना है बच्चों, वो आपको अपनी कॉपी में नहीं करना है। आपको पूरा पैराग्राफ भी लिखना है और उसके बाद आपको उसके प्रश्न उत्तर भी लिखने हैं। ओके, आपको समझ में आ गया बच्चे, आपको ये कार्य कैसे करना है। और अपठित गद्यांश किसे कहते हैं, जो पढ़ा हुआ हमारे पास पढ़ा हुआ वो पैराग्राफ नहीं होता है, हमने पहले नहीं पढ़ा हुआ होता है, वो अचानक से हमारे पास आता है और हमें क्या करना होता है, उस पैराग्राफ को पढ़ना होता है और उसके आंसर्स हमें देने होते हैं। वो अपठित गद्यांश कहलाते हैं। अपठित मतलब बिना पढ़ा हुआ। ओके, आपको समझ में आ गया बच्चों, मुझे विश्वास है आपको समझ में आ गया होगा। बच्चों, आपके पास दो पैराग्राफ आएंगे, एक दिन एक पीडीएफ आएगा, दूसरे दिन दूसरा पीडीएफ आएगा, जो आपको अपनी कॉपी में करना है। जो पीडीएफ कॉपी के लिए आएगा वो कॉपी में करना है, बाकी पीडीएफ बुक वाला काम आपको बुक में ही करके रखना है। तो आपके पास इस तरह से चार पैराग्राफ हो जाएंगे, आपको याद करने हैं। इसमें से कोई से भी एग्जाम में आ सकता है बच्चों। ओके, मुझे विश्वास है आप सबको अपठित गद्यांश अब अच्छे से आ गया होगा। बच्चों, घर पे रहिएगा, सुरक्षित रहिएगा और पढ़ते रहिएगा। एग्जाम बहुत जल्दी नजदीक आ रहे हैं, हमारे एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं, तो आप अपनी पढ़ाई को स्टार्ट कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मिलती हूँ बच्चों। बाय।